नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज किया। अगले 3 दिन में 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई। हिंडन एयरबेस से मानवीय राहत सामग्री लेकर 3 विमान रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समर्थ विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रौद्योगिकी आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रणाली का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल के मतदान के सभी प्रबंध किए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6%। सौरभ चौधरी ने काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरंग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। सही उत्तर है मेरेमबाम कोइरेंग सिंह। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के गांव समेजा कोठी से ओपी वर्मा। मेरा नाम ओपी वर्मा है। मैं गांव समेजा कोठी श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव का विजेता बनने पर आकाशवाणी परिवार और तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाशवाणी को लगातार 30 वर्षों से सुनता आ रहा हूं। यहां से प्रसारित समाचार सही और सटीक होते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो जानकारी दी जाती है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होती है तथा हमारे वीर शहीदों की जीवनी जानने को मिलती है। मैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा और जमुनालाल बजाज की भी याद दिलाना चाहता हूं। जय हिंद। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न सोमवार 7 मार्च को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज कर दिया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए अगले 3 दिन में 26 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों की सीमाओं से बाहर निकाल रहा है।
कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, इनमें से 5 लाख लोग निकले हैं जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और हमारे जितने भी नागरिक कीव में थे, जितने भी हमारे छात्रों कीव में थे, उनको सभी को हमने ये सलाह दी, ये पश्चिमी की तरफ आएं और ये वहां से जब भी मौका मिले एग्जिट करें। और काफी ऑप्शंस एग्जिट करने के लिए हैं। हंगरी की तरफ जा सकते हैं, स्लोवाकिया की तरफ जा सकते हैं, रोमेनिया, पोलैंड, जहां भी एग्जिट हो सकता है वहां से एग्जिट करें। और मोल्डोवा भी 5वां रूट खुल गया है। श्री श्रृंगला ने बताया कि अब तक 12,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। शेष 8,000 भारतीय नागरिकों में से 4,000 संघर्ष क्षेत्र में हैं और अन्य या तो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं पर पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि कीव छोड़ने का परामर्श जारी होने के बाद से अब तक सभी भारतीय नागरिक शहर छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 24 घंटे में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि ये उड़ानें 1,377 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला रही है। भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। भारतीय वायुसेना के 3 विमान आज हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए रवाना हुए। वायुसेना के C-17 परिवहन विमान ने सबसे पहले आज सवेरे 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इन विमानों के जरिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय राहत सामग्री भी भेजी गई है। ऑपरेशन गंगा को और तेजी से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकासी का कार्य 24 घंटे चलेगा। वायुसेना के एक दिन में 4 विमान भेजे जाएंगे और एक बार में 200 लोगों को वापस लाया जा सकेगा। केरल सरकार ने यूक्रेन से दिल्ली लौटे विद्यार्थियों के लिए कोच्चि के लिए एक विशेष चार्टर्ड उड़ान की व्यवस्था की है। केरल के प्रवासी भारतीयों से संबंधित विभाग के उपाध्यक्ष पी श्री रामकृष्णन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये विशेष चार्टर्ड उड़ान नई दिल्ली से शाम 4 बजे रवाना होगी और शाम 7 बजे कोच्चि पहुंचेगी। इस विमान में 180 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार भी छात्रों से संपर्क स्थापित कर रही है। महाराष्ट्र के सहकारी और कृषि मंत्री विश्वजीत कदम सांगली जिले के छात्रों से निरंतर संपर्क में हैं। सांगली के 15 विद्यार्थी कारखीव छोड़कर पोलैंड सीमा के लिए रवाना हो गए हैं। श्री कदम ने 2 छात्राओं सहित 15 छात्रों से समूह से बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक 10 उड़ानें भारत आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह की ये तीसरी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दूदा से बातचीत की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में सहायता के लिए यूरोपीय देश का आभार व्यक्त किया। पोलैंड के वॉर्सो में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों से शिहनी मेदिका सीमा चौकी को पार करने से बचने को कहा है। पश्चिमी यूक्रेन में ल्वीव और तेर्नोपोल तथा अन्य स्थानों में मौजूद भारतीय पोलैंड में जल्दी प्रवेश के लिए बूदोमिर्ज सीमा चौकी तक यात्रा कर सकते हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने मेदिका और बूदोमिर्ज सीमा चौकियों पर अधिकारियों को तैनात किया है। भारतीय छात्रों के पास धन की कमी होने की स्थिति में दूतावास आवश्यक शुल्क का भुगतान भी करेगा। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने बताया कि पोलैंड सरकार भारतीयों को सुरक्षित निकालने में किस तरह से भारत सरकार की मदद कर रही है। अभी तक तो
Poland 2 लाख से ज्यादा लोग और Poland is first to help. पोलैंड तो पहला देश मदद देने के लिए और लोग जो उसके परिवार को रूस ने मार दिया, उसके घर रूस ने डिस्ट्रॉय किया, ये बहुत बड़ा ग्रुप रेफ्यूजीज का और इस ग्रुप में भी एक ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप और वो पोलैंड पहुंच सकते हैं और पोलैंड से भारतीय दूतावास वार्सा में कोऑर्डिनेट करता है। मंत्री जी पोलैंड में जाएगा और कोऑर्डिनेशन करने के लिए सब ठीक हो जाएगा क्योंकि पोलैंड तो एक शांतिप्रिय देश है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने सघन आबादी वाले शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के नेताओं ने इसे जबरदस्त आतंकी कार्रवाई बताया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि खार्किव में सेंट्रल स्क्वायर पर हमले और राजधानी कीव में एक टेलीविजन टावर पर बमबारी के लिए रूस को कोई भी माफ नहीं करेगा और इन हमलों को भुलाया नहीं जा सकेगा। टीवी टावर पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए हैं। एक टीवी कंट्रोल रूम और बिजली उपकेंद्र को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कल बॉबी यार होलोकॉस्ट स्मारक स्थल पर भी मिसाइल हमले की सूचना दी। खार्किव में प्रशासनिक भवन पर हुए मिसाइल हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। स्लोवेनिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खार्किव में उसके वाणिज्य दूतावास को नष्ट कर दिया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 दिन में घने आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में रूस के हवाई और तोपखाने हमले बढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 136 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ लगी सीमा पार करने के स्थानों पर 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। हंगरी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 30851737 पोलैंड के लिए नंबर 2254000000 और रोमानिया के लिए हेल्पलाइन नंबर है 7321243009 तथा स्लोवाक गणराज्य के लिए लोग 2526311377 पर संपर्क कर सकते हैं। डायल करने के पहले संबद्ध देशों का कोड नंबर जरूर लगाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन के नाम से एक ट्विटर हैंडल भी स्थापित किया गया है। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर 1800118797 और 911230121113 और 1123014104 और 0112301795 और फैक्स 0123088124 हैं। लोग ईमेल situationroom@mea.gov.in पर भी ईमेल भेज सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओह, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करने और इनके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। बजट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीजों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी, इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। साइंस के सिद्धांतों से हम परिचित हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ईज ऑफ लिविंग इसके लिए कैसे करें, हमें इस पर भी जोर देना होगा। आज हम तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं। रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए पीएम गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। 46वें सिविल लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने देश में वित्तीय समावेश के अभियान को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खातों ने वित्तीय भेदभाव को खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जिन जिलों में छठे चरण में वोट पड़ने हैं वे पूर्वांचल के इलाके में आते हैं, जहां पलायन एक बड़ी समस्या है। कई आकांक्षी जिले जैसे बलरामपुर और सिद्धार्थनगर हैं, बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले इलाके हैं और वो इलाके भी हैं जो चावल और गन्ने की खेती के लिए मशहूर हैं। लेकिन इस चरण में सबकी निगाहें होंगी प्रदेश के गोरखपुर जिले की गोरखपुर शहर सीट पर, जहां से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। रुद्रपुर सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य में 7वें और अंतिम चरण तथा असम में माजुली सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। मतदाताओं से घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी की जा रही है। मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार में तेजी आ गई है। इस चरण में शनिवार को 10 जिलों की 22 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान मशीन के साथ साथ मतदान पुष्टि मशीनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। निर्वाचन आयोग कोविड और ओमिक्रॉन के संक्रमण के मद्देनजर सुरक्षित मतदान पर ध्यान दे रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज किया। अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुई। हिंडन एयरबेस से मानवीय राहत सामग्री लेकर 3 विमान रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समर्थ विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रौद्योगिकी आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रणाली का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल के मतदान के सभी प्रबंध किए गए और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6%।
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी तलाश कुंवरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1858 को मृत्यु हो गई थी। अमोढ़ा रियासत की इस रानी ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान मोर्चा संभाला था। 1852 में पति जंग बहादुर की मृत्यु के बाद कुंवरी ने अमोढ़ा रियासत का शासन संभाला। ब्रिटिश सरकार रियासत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसे रानी के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कुंवरी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अन्य रियासतों के शासकों के साथ शामिल हो गई। 1858 में कर्नल ह्यूज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को अमोढ़ा रियासत पर हमला करने के लिए भेजा गया। रानी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे ब्रिटिश सेना की ताकत के सामने टिक न सके। अंग्रेज रानी को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन रानी ने अपनी ही कटार अपने सीने में घोंप ली और युद्ध के मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के पार्थिव शरीर को उनके सहयोगियों ने छिपा लिया और अमोढ़ा की कुल देवी सम्मय माता भवानी के चौरा के पास दफना दिया। तलाश कुंवरी की शहादत के बाद भी क्षेत्र के लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश सेना ने गांव-गांव जाकर रानी के सैनिकों को बंदी बनाया और छावनी में 150 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। महारानी तलाश कुंवरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज हम शहीद हर्षुक को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1858 को हुई थी। पलवल के निवासी हर्षुक ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 2 मार्च 1858 को दिल्ली में फांसी पर लटका दिया। हम धरती के इस महान सपूत को नमन करते हैं। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जब तो जाने विश्रवनो जुड़ा। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण बिस्वास को भी याद कर रहे हैं, जो 2 मार्च 1932 को शहीद हो गए थे। बिस्वास मास्टरदास सूर्यसेन के चटगांव के क्रांतिकारियों के समूह के सदस्य थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1910 को चटगांव में हुआ था। सूर्यसेन ने उन्हें इंस्पेक्टर जनरल क्रेग की हत्या का काम सौंपा था। योजना के अनुसार बिस्वास कालीपदा चक्रवर्ती के साथ 1 दिसंबर 1930 को चांदपुर स्टेशन को मिला गए। वहाँ उन्होंने भूलवश इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी को क्रेग समझकर गोली मार दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
कालीपदा चक्रवर्ती को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल ले जाया गया। बिस्वास को मौत की सजा सुनाई गई। 2 मार्च 1932 को अलीपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हम इस महान क्रांतिकारी को नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ा सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी 2 मार्च 1882 को मृत्यु हो गई थी। पंजाब के संगरूर के निवासी पहाड़ा सिंह एक कूका कार्यकर्ता थे, जिन्हें गिरफ्तार कर असीरगढ़ किले में कैद किया गया था। कारावास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सरोज भूषण दास को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 मार्च 1915 को हुई थी। पेशे से शिक्षक सरोज भूषण दास ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें कलकत्ता के गार्डन रीच में छापेमारी में शामिल होने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। गंभीर हालत में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ दिनों बाद 2 मार्च 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 85,680 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.6% है। पिछले 24 घंटों में 14,123 रोगी स्वस्थ हुए। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 19 वर्षीय सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वॉल्ट को 16-6 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। पहला मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। विश्व कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, लेह, गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, गंगटोक, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आइजॉल में आसमान साफ रहेगा। अगरतला में कोहरा छाया रहेगा। इन शहरों में तापमान 6 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज किया। अगले 3 दिन में 26 उड़ानें संचालित होंगी। भारतीय वायुसेना यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा में शामिल हुए। हिंडन एयरबेस से मानवीय राहत सामग्री लेकर 3 विमान रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समर्थ विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी आम नागरिक को सशक्त बनाने का माध्यम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रणाली का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल के मतदान के सभी प्रबंध किए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 177 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.6%। सौरभ चौधरी ने काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता।
और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप शुक्रवार से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।